नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रेमचंद जी की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है पर्वत यात्रा। गुलाब खान ने सुबह की नमाज अदा करने के बाद तैयार होकर मेहरी से कहा, जाओ जल्दी से किराए का बाहर से तांगा ले आओ, मुझे कहीं जाना है। बेगम शीरी ने जब ये सब सुना तो पास आकर पूछा, अरे खुदा खैर करे, सवेरे सवेरे किधर का रास्ता? गुलाब बोले, छोटे साहब ने याद किया है, जरा उन्हीं के यहाँ सलाम बजाने जा रहा हूँ। शीरी बेगम बोली, जरा सी दूर के लिए तांगा क्यों? फालतू पैसा बर्बाद करोगे? अरे पैदल क्यों नहीं चले जाते? गुलाब ने चिढ़कर कहा, जब तुम्हें कोई बात पता नहीं होती तो बीच में ना कूदा करो। तुम औरतों की यही आदत खराब होती है कि बिन मांगी सलाह देने लगती हो। इस पर शीनी ने कहा कि अच्छा ना बताओ, पर पान तो खाते जाओ। तो गुलाब ने कहा, पान क्यों, मेहंदी भी लगा देती मेरे हाथों में। अरे हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी होती है, तुम्हें कब अकल आएगी? ये नोक-झोंक चल ही रही थी कि मेरी तांगा लेकर आ गई। गुलाब खां तांगे पर बैठकर तांगे वाले से बोले, छोटे साहब के बंगले पर चलो और देखो जल्दी चलना, और तांगा सड़क पे ही रोक देना, बंगले के अंदर ना ले जाना, उनको पता ना चले कि मैं तांगे से आया हूँ। तांगे वाले ने उनकी शक्ल देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, जी हुजूर, जैसा आप फरमाएं। कुछ देर के बाद गुलाब बंगले पर पहुंच गए और चौकन्ने से होकर बरामदे में पहुंचे। नौकर वहां पहले से ही बैठा था, उन्हें देखते ही सलाम बजाया, फिर चिरौरी करते हुए बोला, साहब बताएं क्या हुक्म है? गुलाब ने कहा, छोटे साहब को हमारे आने की खबर दे दो। थोड़ी ही देर में नौकर अंदर से बाहर आया और गुलाब को छोटे साहब के सामने ले जाकर पेश किया। खां साहब ने जूते बाहरी उतार कर छोटे साहब, जिनका नाम काटन था, उन्हें सलाम किया और ज़मीन पर बैठ गए। काटन साहब ने कहा, अरे ये आप क्या करता है? कुर्सी पे बैठिए, आप तो हमारा दोस्त है। गुलाब खीसे निपोड़ते हुए कुर्सी पर बैठ गए और फरमाया, हुजूर, आप चाहें तो हमें आफताब बना दें या फिर मिट्टी में मिला दें, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? आप कहाँ और हम कहाँ, एक अदना से इंसान हैं हम। काटन बोले, खां साहब, एक ज़रूरी काम के लिए आपको बुलाया था। हम 5 दिन बाद आज ही के दिन नैनीताल जा रहे हैं। क्या आप कभी नैनीताल गए हैं? क्योंकि हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं, इसलिए आपसे मशवरा लेना था। खां साहब, जो कभी बरेली तक भी ना गए थे, पर काटन साहब की नज़र में गिरने के डर से झूठ बोला कि हाँ साहब, नैनीताल तो मैं कई बार जा चुका हूँ, वहाँ रईस लोग ही जाते हैं साहब। काटन बोले, सुना है वो बहुत अच्छा शहर है। तो खां साहब ने लंबी लंबी हाँकते हुए कहा और फिर झूठ बोला कि हाँ साहब, बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर है। काटन आगे बोले, आप वहाँ कहाँ ठहरता है जब नैनीताल जाता है? क्योंकि सुना है
वहाँ होटलों का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो खां साहब ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए बात आगे बढ़ाई। साहब, वहाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे यार दोस्त हैं, कहीं भी ठहर जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं। काटन ने सलाह लेते हुए कहा कि ऐसा करो, कुछ दिन के लिए नैनीताल तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और हम दोनों का साथ भी हो जाएगा और एक साथ ठहर भी जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे साथ रहूँगा तो वहाँ की जगहें देखने में आसानी भी रहेगी, तुम नैनीताल मुझे घुमा भी दोगे। अब खां साहब के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा, क्या जवाब दें। फिर मजबूरी से बोले, ठीक है साहब, मैं चलूँगा आपके साथ। काटन बोले, तो ठीक है, मैं 5 दिन बाद तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि स्टेशन तुम्हारे घर के पहले ही पड़ता है रास्ते में। तब तक तुम वहाँ बिल्कुल तैयार मिलना। और सुनो, अपने उस दोस्त को खत लिख दो कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं, वो हमारे रहने का इंतज़ाम रखे। अब खां साहब की हवा खराब हो गई, पासा उल्टा पड़ गया था। वाहवाही के चक्कर में बहुत बुरे फंस गए थे। नैनीताल तो उन्होंने ख्वाब में भी ना देखा था और आसपास के शहरों में भी ना गए थे। इतना बड़ा झूठ बोल के अब कुछ पछता रहे थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉटन साहब को नाराज करना अपने लिए कब्र खोदने जैसा था। उनको सलाम करके बंगले के बाहर निकल आए। फिर उन्हें अपने दोस्त कुंवर शमशेर सिंह की याद आई कि इस मसले में वही कुछ रास्ता इस समस्या का निकाल सकते हैं। इसलिए तांगा जो अब तक बाहर खड़ा था, उस पर बैठकर दोस्त कुंवर शमशेर सिंह की कोठी की तरह रवाना हो चुके थे। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे, खान साहब के खास दोस्तों में से थे। कोठी पहुंचकर शमशेर सिंह के पास पहुंचे तो देखा वो ढेर सारे दोस्तों से घिरे हुए थे और वहाँ अच्छी खासी महफिल जमी हुई थी। खान साहब को आया देखकर शमशेर सिंह ने तपाक से बोला, अरे इतने दिन बाद खान साहब इधर किधर से आ निकले? कब से बुला रहा था तो आपका कहीं अता पता नहीं था, आज कैसे? सब खैरियत तो है? आपका मिजाज तो ठीक है? फिर शमशेर सिंह आगे बोले, यार तुम अफसरों पे ना जाने क्या जादू कर देते हो, सब तुम पर इतने मेहरबान हो जाते हैं, अब हमें भी वो मंत्र बता दो ना। खान साहब कुछ गर्व से बोले, हाँ यार, पता नहीं क्यों एक ही मुलाकात में सब मेरे मुरीद हो जाते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि वो मुझसे इतना खुश क्यों हो जाते हैं। फिर काटन साहब के साथ नैनीताल जाने वाली बात शमशेर को बता दी। शमशेर बोले, यार तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। खां साहब ने नैनीताल के लिए उनसे झूठ बोला कि कई बार वहाँ जा चुका हूँ। इस पर शमशेर और उनके साथ बैठे सब दोस्त उनसे सवाल जवाब करने लगे कि सुना है पहाड़ों पर चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है, पहाड़ों की आबो हवा अच्छी नहीं होती है, वहाँ कई लोगों को पानी की खराबी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अब तक खान साहब जो डींगे हाँक रहे थे, उनके सवालों से खान साहब का हुलिया खराब हो गया। वो घबरा के बोले, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 साल ही रहा हूँ वहाँ।
दोस्त कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। सवाल ठोंक दिया कि वैसे वहाँ आप किस मोहल्ले में रहते थे। अब खां साहब को भागते रास्ता न मिला। वो शमशेर सिंह से बात बदल कर बोले, यार नैनीताल तुम भी चलो ना हमारे साथ, तुम भी तो वहाँ आते जाते रहते हो। वहाँ बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा। आगे बोले कि अभी 1 हफ्ता है चलने में, तब तक तुम अपने किसी दोस्त को तार दे दो कि वो अपना बंगला ठीक कर ले, तीनों वहीं ठहर जाएंगे। शमशेर सिंह ने कशमकश से कहा, यार काटन साहब मुझे देखकर ऐतराज़ ना करें कि इसे क्यों ले आए। तो खां साहब बोले, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अब तैयारी करो। अब खान साहब की जान में जान आई कि शमशेर को साथ ले जाने से मेरे सिर के बाल और इज्जत बच जाएगी। अब बेफिक्री से दिल का बोझ हल्का होने पर वो बहुत उत्साह से अपने घर में चले, और जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो एक दूसरी मुसीबत वहाँ उनका बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने देखा कि चरपाई पर बड़ी साली घर में बैठी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही तपाक से बोली, जीजू कितनी देर कर दी आपने आने में, कब से बैठी हूँ आपके लिए, कहाँ थे अभी तक, बताइए। खां साहब चौकन्ने होकर बोले, खैर तो है, हुआ क्या है जो इतनी बेताब हैं आप। तो साली साहब बोली, अरे जीजू बच्चे का मुंडन है, आपको शामिल होना बहुत ज़रूरी है, मैं न्योता देने आई थी, क्योंकि अगर आप ना वहाँ रहेंगे तो रौनक ना रहेगी, आप ही से महफिलों की रौनक रहती है। फिकर से खान साहब बोले, अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ। साली बोली, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बाद में चले जाइएगा। अगर आप बाद में चले गए तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। आप नहीं आए तो याद रखिए, हमेशा के लिए आपसे मेरी बातचीत ख़त्म और हर रिश्ता ख़त्म। अब कुंवर साहब बहुत घबरा गए और बोले, मैं छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ तो सोचो। तो साली साहब बोली, अरे जो रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी उसका क्या, नैनीताल तो आगे पीछे फिर भी जा सकते हैं आप, रिश्तेदारी कहाँ से लाओगे। अब खां साहब बड़े धर्म संकट में फंस गए, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। फिर वो फिक्रमंद से उठे और वापस शमशेर सिंह के पास जाकर सारी बातचीत उसे कह सुनाई। शमशेर सिंह बोले, परेशान ना हो, ऐसा करो कि तुम कॉटन वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दो, जब वो तुम्हें लेने के लिए आए तो कह देना, साहब मेरी तबीयत ख़राब है, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। तो खां साहब ने जवाब दिया, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये बहुत आसान बात है, क्या वो बच्चे हैं कि उन्हें टॉफ़ी देकर बहला दिया जाए, वो मेरा पीछा ना छोड़ेंगे और उनसे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, कुछ तो सोचो। फिर बहुत देर तक सोच विचार के बाद आखिर में जब कोई रास्ता न मिला तो यही बहाना तय पाया गया कि तबीयत खराब बता दी जाए। निश्चित दिन काटन साहब ने घर के बाहर आकर खां साहब को आवाज़ लगाई तो उनकी आवाज़ सुनकर घर में बैठे खान साहब के हाथों के तोते उड़ गए। घबरा कर नौकर से बोले,
जा, बाहर जाकर साहब आवाज़ दे रहे हैं, देख उनसे बता दे मेरी तबीयत खराब है, और देख बहुत उदासी से ये बात उनसे कहना। और जब नौकर बाहर चला गया कॉटन साहब से उनका हाल बताने के लिए, तो वो दरवाजे के पीछे से छिपकर कान लगाकर कॉटन साहब के जवाब का उत्सुकता से सुनने का इंतज़ार करके व्याकुल होने लगे। कॉटन साहब ने जब सुना कि नौकर से कि खान साहब की तबीयत खराब है, तो बोले, अरे उनको अचानक क्या हो गया? कल तक तो वो ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाकर उनको देख लेता हूँ और सिविल सर्जन को अभी इत्तला देता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे दोस्त भी। उनके इलाज से खान साहब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही कि कॉटन साहब अंदर आ रहे हैं, खान साहब तेजी से भागे, उनके हाथ पांव फूल गए और दौड़ के 2-3 लिफाफ एक साथ ओढ़ के चरपाई पर लेट गए और इधर उधर से घर की 5-6 दवा की शीशियाँ इकट्ठी करके अपने चरपाई के पास रख ली और नौकर से बोले, जा कॉटन साहब को लिवाला अंदर। कॉटन साहब के कमरे में पहुंचते ही खान साहब कराने लगे, तो कॉटन साहब बोले, अचानक ये तुमको क्या हो गया? तो लिहाफ से मुंह निकालकर खान साहब बोले, सरकार पता नहीं क्या हो गया, अचानक पेट में बहुत तेज दर्द है, लगता है अभी दम निकल जाएगा। फिर कॉटन ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि अभी तुम्हारी हालत ख़राब लगती है, अभी सिविल सर्जन को तुम्हारे पास भेजता हूँ, बहुत बढ़िया इलाज करता है वो, आप परेशान ना हों। और तुरंत वो कमरे से निकल गए खान साहब की फिक्र में। जैसे ही कॉटन कमरे से गए तो सिविल सर्जन के रूप में आने वाली नई मुसीबत से परेशान हो गए खान साहब कि अब क्या होगा। तुरंत नौकर को भेजकर फिर शमशेर सिंह को बुला भेजा और उनके घर आने पर सारी बात बताई कि अब सिविल सर्जन आ रहा है, मैंने झूठ कह दिया कि तबीयत खराब है, अब इस नई बला से कैसे निपटा जाए। फिर दोनों ने आपस में कोई मंत्रणा की। तब तक सिविल सर्जन भी अंदर आ पहुँचे और खान साहब के हाथ पैर फूल गए कि अब पेट दर्द के नाम पर ये मेरे साथ क्या करेगा, कौन सा इलाज करेगा। सर्जन ने उनके करीब आकर उनका परीक्षण किया और बोले, घबराइए नहीं, अब ये दर्द कभी नहीं होगा, मैं ऐसा इलाज आपको करूँगा कि ता ज़िंदगी ये दर्द कभी दोबारा नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ दवा और इंजेक्शन दिए देता हूँ। खान साहब थर थर काँपने लगे, डरते हुए बोले, साहब अब दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है, अभी तक थोड़ी देर पहले तक हो रहा था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। पर सिविल सर्जन कहाँ मानने वाले थे, ज़बरदस्ती करने पर उतारू हो गए। फिर खान साहब ने कहा, साहब अब मैं सच में अच्छा हो गया हूँ, आप यकीन करें, आप अपनी फ़ीस बढ़ा कर ले लें और मोटर का भी किराया ले लें, हम लोगों के चक्कर में ना पड़ें, ये तो हम जैसे लोगों के साथ आए दिन लगा ही रहता है। फिर सिविल सर्जन ने कुछ सोचा और फीस और मोटर का किराया लेकर वहाँ से चले गए। खान साहब समझ गए कॉटन साहब से
शुरू से ही झूठ बोलने से ये नाटक करना पड़ा। काश पहले ही काटन साहब से कह दिया जाता कि मैं नैनीताल कभी नहीं गया हूँ, और लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर उनको बाद में पता चला कि कॉटन साहब अकेले ही नैनीताल चले गए हैं। इस पर खान साहब और शमशेर सिंह ने वहीं पे भंडारे से बोतलें निकाली और इस खुशी का जश्न मनाने में डूब गए और बहुत खुश नज़र आए। साथियों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही हालात अचानक बन जाते हैं कि एक सच को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलकर हमें भी तमाम समस्याओं और अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम उसमें इस कदर चारों तरफ से घिर जाते हैं कि कभी हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे और अब क्या करें। इसलिए हमेशा सच का ही साथ दें और सच ही बोलें, ताकि हमें किसी कठिन हालात का सामना न करना पड़े। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी आपके लिए यही विनती है, हम सबको हमेशा सच की राह पर चलाएं और हर आजमाइश से बचाएं। हमेशा ज़िंदगी को भरपूर और बेइंतहा खुशनुमा एहसासों के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सबकी हर संभव मदद करें और ईश्वर की कृपा हम पर सदा बनी रहे। साथियों, अब अगली कहानी में फिर से बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।